प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से समर और प्रभा अपने जीवन के सपने देख रहे हैं, किस प्रकार से समर को प्रेस में नौकरी करने भी जाना पड़ता है और जैसे ही नौकरी से छूटता है उसे कॉलेज जाना पड़ता है, जिसके कारण प्रभा को सुबह में 4 बजे उठना पड़ता है। समर के लिए टिफ़िन पैक करना पड़ता है। किस प्रकार से दोनों पति पत्नी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से फिर समर के मामा जो चंदन हैं वह आए हुए हैं। समर की शादी उन्होंने ही करवाई थी। अब समर से जो छोटा भाई है अमर, जो फिलहाल मैट्रिक में फेल हुआ है, उसकी शादी के लिए भी रिश्ता लेकर के आए हुए हैं। तो आगे देखते हैं किस प्रकार से उन लोगों के परिवार की कहानी आगे बढ़ती है। समर अपने मामा जी की आवाज़ सुनकर चौंक गया। चंदन मामा जी आए हुए हैं। समर की शादी के बाद वे अब आए हैं। समर की शादी के बाद वे अब आए हैं, इससे पहले क्यों नहीं आए? इसका कारण आप सबको मालूम होगा। पहले का वीडियो यदि आप लोगों ने फॉलो किया होगा तो, कि जब उन्होंने समर की शादी करवाई थी तो समर के ससुराल वाले रुपए पैसे, गहने, सामान इत्यादि पर्याप्त मात्रा में नहीं दिए थे, जिसके कारण बाबूजी और अम्मा दोनों ही चंदन से अर्थात मामा जी से थोड़ा नाराज थे। मामा जी पर ही उन लोगों ने आरोप लगाया था कि कैसे किस तरह के घर में शादी करवा दी कि उन लोगों ने कुछ दिया नहीं। तो जिसके कारण मामा जी भी थोड़ा नाराज चल रहे थे। तो वे समर की शादी में जो आए थे उसके बाद आए नहीं। अब फिर जब अमर की शादी के लिए रिश्ता लेकर के आना था तो आए हैं। मामा जी ने कहा, अरे समर, तू तो हमसे मिला ही नहीं बेटे। मामा जी बाबूजी के पास बैठे थे। मामा जी बाबूजी के पास बैठे थे और जब समर आया, समर को उन्होंने देखा तो कहा कि बेटा तुम तो मुझसे मिले ही नहीं। समर भी वहीं जाकर बैठ गया। मामा जी अमर के लिए रिश्ता लेकर के आए थे। वे आना नहीं चाहते थे क्योंकि समर की शादी में समर की माँ ने लेन देन के विषय में उनसे कुछ कह दिया था। कहने का मतलब यह है कि समर की शादी भी उन्होंने करवाई थी और समर की शादी में लेन देन अम्मा जी और बाबूजी की आशा के अनुरूप नहीं हुआ था, जिसके कारण माँ जी ने अपने भाई चंदन से कुछ कह दिया था। कहा क्या होगा हम लोग अंदाज लगा ही सकते हैं, क्योंकि जब लेन देन कम होता है तो बेटा वाला जो मीडिएटर होता है, जो बीच का काम करता है, दोनों के रिश्ता मिलाने का काम करता है, उसी पर लोग आरोप लगाते हैं। तो उन्होंने आरोप लगा दिया होगा वही जो मैंने पहले आपसे कहा कि माँ जी ने पक्का कहा होगा कि किस तरह के घर में शादी करवा दी कि उन लोगों ने कुछ दिया लिया नहीं।
मामा जी ने कहा मामा जी ने कहा कि लड़की वालों के आग्रह करने पर वे आए हैं। मामा जी ने कहा कि मैं आना नहीं चाहता था कि लेकिन लड़की वाले अर्थात जिनको अपनी बेटी की शादी करनी है उन्होंने आग्रह किया, बहुत जोर दिया कि नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा, आपको बीच में आना ही पड़ेगा। तब वे आए। उनका कहना था कि उन्होंने तो लड़की बता दी है, लड़की देखने का काम बाबूजी का है। मामा जी ने कहा कि देखिए भाई, मैं आपको लड़की बता रहा हूँ कि यह लड़की है, शादी करने के लिए है, मेरा काम था लड़की बता देना, लेकिन लड़की देखने का काम आपका है। आप जा कर के देख लीजिए, पसंद आए तो कीजिए, नहीं आए तो मत कीजिए। और अमर को भी लड़की दिखा दीजिए ताकि बाद में वह न कहे कि उसे पत्नी पसंद नहीं है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने समर की शादी कराई थी। समर की शादी में समर ने बहुत दिनों तक अपनी पत्नी से बातचीत नहीं की, अपनी पत्नी से दूर दूर रहा। इसका कारण तो कुछ और था, लेकिन बाद में कारण पता चला। पहले तो लोग यही समझते थे कि शायद समर को प्रभा पसंद नहीं है, इसीलिए वह उससे बातचीत नहीं करता है। लेकिन यह बात उस समय तक लोगों को मालूम नहीं थी कि दोनों के बीच में एक गलतफहमी हो गई थी, जिस गलतफहमी के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण दोनों एक दूसरे से बातें नहीं करते थे। बाबूजी ने मामा जी से समर की माँ की बात पर ध्यान न देने को कहा था तथा उन्होंने लड़की के खानदान के बारे में पूछा तथा यह भी कहा कि इस बार लेन देन की बातें साफ होंगी। कहने का मतलब यह है कि मामा जी नाराज चल रहे थे और अपनी बहन की बात से नाराज चल रहे थे, इसलिए बाबूजी ने मामा जी को समझाया कि देखो, अपनी बहन की बात पर ध्यान मत दो। हाँ, एक चीज़ बताओ कि लड़की का खानदान कैसा है, और इस बार लेन देन की जो बातें होंगी वह बिल्कुल क्लियर कट, साफ साफ बातें होंगी। समर से रहा नहीं गया। उसने कहा, बाबूजी, तुम्हें जल्दी क्या पड़ रही है? अब समर से रहा नहीं गया। समर ने झट से कह दिया कि आपको क्या जल्दी पड़ी है अमर की शादी करने के लिए? अभी वह फेल हो कर चुका है और अब शादी कर दो ऊपर से तो और फेल हो। समर ने कहा कि अभी अभी तो वह परीक्षा में फेल हुआ है और ऊपर से आप उसकी शादी कर देंगे, तब तो अगले साल फिर फेल कर जाएगा, क्योंकि वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएगा। उसका ध्यान तो अपनी पत्नी की ओर चला जाएगा। अपनी पत्नी को भी समय देना पड़ेगा, पढ़ाई पर भी समय देना पड़ेगा, तो इस प्रकार से उसकी पढ़ाई का नुकसान होगा। इसलिए अभी उसकी शादी न करें तो अच्छा रहेगा, समर ने बताया। पर बाबूजी ने उसे रोक दिया, लेकिन बाबूजी ने कहा कि नहीं, तुम चुप रहो। उन्होंने डांटते हुए उन्होंने डांटते हुए कहा, अरे अभी शादी हुई जा रही है, सालों की बातचीत चलती है। बाबूजी ने कहा कि अरे अभी बातचीत शुरू हुई है, बातचीत शुरू होने का मतलब यह थोड़े ही हुआ कि शादी होने जा रही है। शादी के लिए तो सालों साल तक बातचीत चलती रहती है, तब जाकर के शादी पक्की होती है और तब जाकर शादी होती है। बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है, बातचीत करने में कोई नुकसान
नहीं है, इसलिए बातचीत करने दो, तुम चुप रहो। बाबूजी के यूं डांट देने से समर की आंखें भर आई। वह सोचने लगा, इस बारे में बातें करने का अधिकार तो सिर्फ इन्हीं लोगों को है। हम या तो बेवकूफ़ हैं या बलि के बकरे हैं। जब बाबूजी ने डांट दिया तो समर की आंखें भर आई। आंखें भर आई मतलब आंख में आंसू आ गए और समर ने सोचने लगा कि ये शादी विवाह के बारे में, बच्चों के शादी विवाह के बारे में सोचने का अधिकार सिर्फ माता पिता को ही है। बच्चे तो या तो बेवकूफ़ है और नहीं तो बलि के बकरे हैं। अर्थात इनको जहाँ चाहो इनके जीवन के विषय में जो निर्णय लेना है वह माता पिता ही ले लें। बच्चों को तो अपने जीवन के विषय में निर्णय लेने का कोई अधिकार ही नहीं है। ऐसा समर ने सोचा। समर उठने लगा तब मामा जी ने हाथ पकड़कर बिठा लिया। तो समर देखा कि यहाँ मेरा रहना बेकार है। जब मेरी बात ही नहीं सुनी जा रही है तो मुझे यहाँ रहने से क्या फ़ायदा। तो जब वह उठकर चलना शुरू कर दिया तो मामा जी ने हाथ पकड़कर बैठा लिया और कहा, मामा जी ने बड़े प्यार से बातों ही बातों में समर को उसका कर्तव्य समझाया। मामा जी ने समर को बैठा लिया और समर को उसका कर्तव्य समझाया। आप कहेंगे कि समर का कर्तव्य मतलब ड्यूटी। क्या समझाया? वह ओरिजिनल बुक में डिटेल में लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ। मामा जी ने भी समर को समझाया कि देखो बेटा, तुम अब बड़े हो गए, 12 तक की, इंटर तक की पढ़ाई कर ली, अब आगे की पढ़ाई लिखाई छोड़ो और कोई काम धंधा करो जिससे परिवार में आर्थिक मदद हो। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तुम जब कमाने लगोगे तो घर में कुछ न कुछ मदद होने लगेगी। तो उन्होंने समझाया और यह भी समझाया कि स्वास्थ्य पर ध्यान दो। कहने का मतलब कि तुम अपने हेल्थ पर भी ध्यान दो। उन्होंने पूछा कि आजकल सवेरे शाखा नहीं जाते? उन्होंने पूछा कि आजकल तुम सवेरे सवेरे शाखा नहीं जाते क्या? समर ने अधिक गर्मी के कारण न जाने की बात की। समर ने कह दिया कि गर्मी अधिक है इसलिए नहीं जाता हूँ, लेकिन कारण कुछ और था। कारण और क्या था कि उसे प्रेस में ड्यूटी करने जाना पड़ता था, उसके बाद कॉलेज जाना पड़ता था, साथ में ही परिवार में आए दिन झगड़ा झंझट, कलह, उपद्रव, अशांति ये सब होती रहती थी, जिसके कारण उसका मन ही शांत नहीं रहता था। तो जब आपका मन शांत नहीं रहेगा तो आपको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, चाहे वह पढ़ाई लिखाई करना हो, चाहे खेल कूद करना हो, चाहे कोई भी सोशल वर्क करना हो। जब आपका मन शांत नहीं रहेगा तो आपको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। उन्होंने उसे समझाया कि उसे अब घर की मदद करनी चाहिए। जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि उन्होंने बताया कि घर की मदद करनी चाहिए, मतलब घुमा फिरा के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका यह कहना है कि तुम अब पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और कुछ नौकरी चाकरी करो जिससे परिवार में कुछ मदद मिले। उन्होंने ये भी कहा, दुनिया भर की मुसीबतें झेल कर जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं वे इसलिए कि बुढ़ापे में उनका सहारा बने। मामा जी ने समर को समझाया कि देखो भाई, माता पिता इतनी मुसीबत झेल करके, इतनी कठिनाई झेल करके अपने बच्चों को इसीलिए न पढ़ाते लिखाते हैं कि उनके बच्चे बुढ़ापा में उनका सहारा बने। तो अब तुम्हारे पिताजी रिटायर हो गए, बूढ़े हो गए, अब वे कमाते नहीं हैं, उनकी आमदनी नहीं है, तो इसीलिए ना उन्होंने दुख तकलीफ काट करके तुमको पढ़ाया लिखाया कि ताकि बुढ़ापे में तुम उन्हें सहारा दे सको। तो तुम्हें अब कुछ सहारा देना चाहिए। सास बहू की तो सब घरों में खटपट रहती ही है।
उन्होंने यह भी समझाया कि सास और बहू के बीच में तो खटपट चलती ही रहती है। संसार में कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ सास और बहू के बीच में खटपट नहीं चलती है। यह तो चलती ही रहेगी, उस तरफ तुम ध्यान मत दो। बड़े बड़े लखपतियों के घरों में भी होती है। जो लखपति हैं उनके घरों में भी सास बहू के बीच में खटपट होती रहती है। घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं। मामा जी समर की पीठ पर प्यार से हाथ फेर रहे थे। यहाँ आपने देखा कि घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि सभी घर में मिट्टी के ही चूल्हे हैं, यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, यहाँ इनके कहने का मतलब है कि सब घर एक ही तरह के होते हैं, सब घर की कहानी एक जैसी ही होती है। इसलिए तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है कि सास और बहू के बीच में खटपट चलती रहती है। समर की पीठ पर मामा जी प्यार से हाथ फेर रहे थे और ये सारी बातें समझा रहे थे। समर बहुत भावुक हो गया। भावुक मतलब इमोशनल हो गया। वह बाबूजी के पैर पकड़कर माफी मांगना चाहता था। वह बाबूजी के पैर पकड़कर माफी मांगना चाहता था, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि बाबूजी ने समर को पीट भी दिया था। उसने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। समर ने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था कि हाँ, माता पिता दुख तकलीफ करके पढ़ाते हैं इसलिए कि बच्चे बुढ़ापा में उनका सहारा बन सके। और रही बात सास और बहू की खटपट की, तो सास और बहू में खटपट तो चलती ही रहती है और यह एक घर की बात नहीं है। जिस घर में आर्थिक तंगी होती है, रुपए पैसे की कमी होती है, उस घर में भी सास बहू में खटपट चलती है। और जो लोग लाखपति करोड़पति होते हैं उनके घर में भी सास और बहू के बीच खटपट चलती ही रहती है। उसने कहा कि वह आगे पढ़ना चाहता है। समर ने मामा जी से कहा कि मैं आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ। मामा जी ने समझाया। क्या समझाया? कि देखो बेटा, पढ़ने की बात ठीक है पर घर की परिस्थिति भी देखनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई की बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो, आगे की पढ़ाई की बात आदमी को पढ़ना लिखना ही चाहिए, लेकिन अपने घर की स्थिति भी तो देखो। तुम्हारे घर की स्थिति तो ऐसी नहीं है कि तुम आगे की पढ़ाई कर सको, तो आगे की पढ़ाई छोड़ करके तुम नौकरी चाकरी करो। बड़े भाई भी अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। अब इन्होंने बड़े भाई का उदाहरण दिया कि देखो, तुम्हारा बड़ा भाई जो धीरज है वह नौकरी कर रहा है, रुपए कमा करके ला रहा है और घर में पिताजी को दे रहा है घर चलाने के लिए। वह अपना फर्ज निभा रहा है और उसे भी करना चाहिए। कहने का मतलब कि तुम्हें भी अपना फर्ज निभाना चाहिए, बहू को जरा दबा कर रखना चाहिए। उन्होंने समझाया कि बहू को सिर पर चढ़ा कर रखना नहीं चाहिए, पत्नी को दबा करके रखना चाहिए। कहने का मतलब कि उसे डांट डपट कर रखना चाहिए। आगे देखेंगे। लड़कियों को तो सब कुछ ससुराल में ही सीखना पड़ता है। उन्होंने बताया कि लड़कियों को सब कुछ ससुराल में सीखना पड़ता है, वह तो मायके से कुछ सीख कर आती नहीं है। मामा जी औरत को संभालने के गुर दे रहे थे। गुर मतलब तरीका, यहाँ ये गुर मतलब तरीका है ना। मामा जी सिखा रहे थे, तरीका बता रहे थे कि औरत को किस तरह से समझाकर रखना चाहिए।
है ना। यहाँ गुड़ का मतलब मैं लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पर जगह यदि बन जाती है तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ। उपाय, उपाय नहीं हुआ, अब हुआ। दूसरा हो गया तरीका, तो वे यही तरीका सिखा रहे थे। बाबूजी ने उन्हें मतलब मामा जी को बताया था। क्या बताया था? सम समर धर्म कर्म सब छोड़ता जा रहा है। अब वह धर्म कर्म सब छोड़ता जा रहा है। कहने का मतलब कि वह मंदिर वगैरह नहीं जाता है, पूजा पाठ नहीं करता है। अपने से बड़ों के प्रति जो उसका व्यवहार होना चाहिए वह बदलता जा रहा है। माता पिता का आदर करना चाहिए तो वह अब आदर नहीं कर रहा है। इस पर मामा जी ने उसे समझाया, समर को समझाया। क्या? पढ़ने लिखने का यह अर्थ नहीं कि धर्म कर्म सब छोड़ दिया जाए। मामा जी ने समझाया कि पढ़ाई लिखाई करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आदमी धर्म और कर्म दोनों छोड़ दे। धर्म और कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। पढ़ाई लिखाई अलग की चीज़ है और धर्म कर्म अलग की चीज़ है। समर सोच ही रहा था कि क्या जवाब दे। इसी बीच में बाबूजी के स्वर ने उस जादू को एक झटके में, आगे देखेंगे, उस झटके में, एक झटके में क्या किया? छिन्न भिन्न कर दिया। अब समर सोच ही रहा था कि कुछ जवाब दे, लेकिन समर के जवाब देने के पहले ही मामा जी जो बोल रहे थे उनके सपोर्ट में बाबूजी ने क्या बोल दिया वह सुन लीजिए। तुम किस पत्थर को समझा रहे हो चंदन? कहा है सीख दीजिए ताही को, जाको सीख सुहाए। सीखने दीजिए बांदरा, घर बया को जाए। यहाँ मामा जी ने समझाया चंदन को कि भाई तुम समर को बुद्धि दे रहे हो, सिखा रहे हो। अरे सीख उसको देना चाहिए जिसको सीख अच्छा लगे। सीख मतलब ज्ञान, ज्ञान सीख दीजिए ताही को मतलब उसको, जाको सीख सुहाए जिसको सीख मतलब ज्ञान अच्छा लगे। सीख न दीजिए बांदरा, घर बया को जाए। अब यहाँ कह रहा है कि बया एक चिड़िया होती है, जिसने बंदर को सीख दी तो बया का घर उजड़ गया। यहाँ मैं थोड़ा आपका समय लेकर के एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। यह कहानी सच्ची कहानी है। क्या हुआ कि ठंडा का महीना था और पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए थे और उसी पेड़ पर बया नाम की एक चिड़िया रहती थी, जिसने अपना घोंसला बना करके रखा था कि ठंडा में, वर्षा में बचने के लिए वह घोंसला में रहे। और उसी पेड़ पर एक बंदर भी रहता था। तो ठंडा का महीना था और तेज वर्षा हुई। बंदर भीग गया, भीग करके ठिठुर रहा था और अपने घुटनों में अपने सिर को छिपा करके बैठा हुआ ठिठुर रहा था। और बया चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तो उसने अपने घोंसले में से बंदर को कहा कि देखो भाई, तुम्हारे तो हाथ और पैर दोनों हैं, तुम अपना एक घर क्यों नहीं बना लेता कि इस तरह से ठंडक में ठिठुर रहे हो। मुझे देखो, मेरे तो हाथ पैर नहीं है, सिर्फ चोंच है। मैंने चोंच की सहायता से एक घोंसला बना लिया, तो जिसके कारण इस ठंडक में और वर्षा में मैं कितना आराम से हूँ। तुम ही बना लेता तो कितना अच्छा होता। यह सीख सुन करके बंदर को आया गुस्सा और वह झट से उस डाली पर चढ़ गया जिस डाली पर बया चिड़िया का घोंसला था। और उसने क्या किया कि बया चिड़िया के घोंसला को नोच करके
और ज़मीन पर फेंक दिया। तो यहाँ वही उदाहरण बाबूजी चंदन को दे रहे हैं कि तुम किस पत्थर को समझा रहे हो। यह समर जो है यह पत्थर का बना हुआ है, इसको सीख दोगे तो इसे सीख अच्छी नहीं लगेगी। तुमको मालूम है कि बया चिड़िया ने बंदर को जब सीख दी थी तो बया चिड़िया को अपना घर गंवाना पड़ा था। सीख देने के कारण ही बंदर ने उसका घर उजाड़ कर फेंक दिया था। तो सीख देने से फायदा नहीं है, वहाँ कोई असर नहीं है भैया। पानी की बूंद नहीं टिकने वाली। कुल मिलाकर यहाँ कहने का मतलब है कि तुम्हारे समझाने का समर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर पानी टिकने वाली, की बूंद टिकने वाली नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जहाँ धूल होगी वहाँ तो पानी सूख जाएगा, लेकिन यदि आप गिलास पर पानी सूख जाएगा मतलब पानी वहाँ टिक जाएगा, और यदि गिलास पर आप पानी का एक बूंद डालेंगे तो वह बूंद लुढ़क जाएगी, ढुलक करके नीचे चली जाएगी, उस पर टिकेगी नहीं। सब चुपचाप सुन लेगा। समर को तुम जितना बताओगे वो चुपचाप सुन लेगा, लेकिन करेगा वही जो उसके जी में अर्थात मन में आएगा। जो बहू कहेगी वही करेगा। अब लो यहाँ उन्होंने ताना दे दिया। कहने का मतलब कि समर अब अपने दिमाग से नहीं चलता है, उसकी बहू जो कहती है वही वह करता है और उसी के दिमाग से वह चलता है। उसे भी बहू के पास जाने को देर हो रही होगी। देखिए एक बाप किस तरह से अपने बेटा को कह रहा है कि छोड़ दो उसे जाने दो, क्योंकि मामा जी ने जब समर चलना चाहा था तो हाथ पकड़ करके बैठा लिया था। तो बाबूजी ने कहा कि उसे बहू के पास जाने में देर हो रही है, बहू के पास जाने की जल्दीबाजी है, इसलिए उसे जाने दो। तो देखिए इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। आगे की जो ये बाबूजी की बात समर के दिल को चिरती चली गई, ये हम अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि यह ऑलरेडी आधा घंटा का हो चुका है, तो ज़्यादा लंबा हो जाने से आप लोगों को भी बोर कर देगा। एक चीज़ फिर मैं बता रहा हूँ कि जिस वीडियो को आप सुनेंगे उससे पहले के वीडियो को, जैसे मान लीजिए कि ये वीडियो नंबर 10 है या 11 है या 12 है या कुछ भी है, तो जैसे आप 10 को सुनने जा रहे हैं तो उससे पहले 9 का आखिरी पैराग्राफ सुन लीजिएगा, तब 10 शुरू कीजिएगा। जब 11 शुरू करना होगा तो 10 का लास्ट पैराग्राफ सुन लीजिएगा, तब जा कर के 11 सुनिएगा। फिर जब 12 सुनना होगा तो 11 का लास्ट पैराग्राफ सुन लीजिएगा। इससे क्या होगा कि उसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आपको समझ में आएगा, और सीधे खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यह पूरी किताब में जितनी सारी घटनाएं हैं वह एक कहानी है, अलग अलग कहानी नहीं है। इसलिए जब तक आप कहानी का जहाँ तक आप छोड़े हैं वहाँ से ही शुरू करना होगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग वही करेंगे जो मैं सलाह दे रहा हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। फिलहाल के लिए धन्यवाद कहूँगा।